नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे चेहरों की जो हमारे समाज के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जो कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बुज़ुर्ग भी और कोई युवा भी। उसकी काबिलियत ही ऐसी होती है कि वो समाज की सेवा करता है, समाज को कुछ सिखाता है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, लोग कुछ समझ सकें, उस भीड़ का चेहरा बन सकें। क्योंकि इस समाज की भीड़ में बहुत सारे चेहरे हैं, चुनिंदा चेहरे ही ऐसे हैं जो समाज के हित के लिए काम करते हैं। आप किसी एक व्यक्ति की मदद भी करते हैं, वो भी भीड़ का चेहरा हो सकता है। आप लोगों के समूह की मदद कर सकते हैं। आप मदद करिए, मदद करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उम्र का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही है फेस इन द क्राउड, मतलब भीड़ का वो चेहरा जो सबके लिए आगे आता है, सबकी मदद करता है और सबके लिए एक सीख देता है कि मदद करना एक अच्छी बात है। हर किसी को मदद करनी चाहिए और मदद करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे हमेशा ये था कि मुझे कुछ अलग करना है। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं किया, तो पहला ख्याल यही आया कि वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। एक मशीन हमने बनाई है क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में प्रसाद के रूप में नारियल दिया जाता है। तो जो भक्तगण हैं वो नारियल फोड़ते हैं, अंदर का प्रसाद लेते हैं, लेकिन बाहर की कोई के लिए कोई नहीं सोचता क्या करना है, तो लोग देख के आगे निकल जाए। अयोध्या जैसे सबको पता है, हम हिंदुओं का ताज सिर्फ राम भगवान का घर नहीं बना है, पूरे इलाके का अपलिफ्टमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी में क्या होता है? अपने आप को चैलेंज करना, रोज़ अपने लिए नए चैलेंज बनाना और उन चैलेंजेस को पूरा करना। भोपाल के नज़दीक सीहोर है, वहाँ एक गांव है भोजपाल। भोजपाल में मेघा रहती थी। मेघा हर दिन अपने आप को चैलेंज करती थी और उसने सोचा था कुछ अलग करने का, अलग करके बताने का कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। और उसी सपने को, उसी चैलेंज को मेघा आज तक जी रही हैं। 7 दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं जिन पर 4 मेघा जिन पर फतह पा चुकी है और जल्द ही 5वीं चोटी पर फतह पाने के लिए मेघा निकल जाएगी। लेकिन उससे पहले मेघा के लिए भी इतना आसान नहीं था। उनके पिता ने जो मेघा के लिए किया, उनके सामने भी कई तरह की अड़चनें सामने आई। हम अपने समाज के बारे में जानते हैं कि समाज में महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन महिलाओं के मामले में, बेटियों के मामले में समाज कितना सशक्त हुआ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तब भी आज भी हमारी सरकारों को अभियान चलाने पड़ते हैं जिनका नाम रखा जाता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को हम पढ़ा तो लेंगे, लेकिन बेटी के सपनों को भी तो हमें ही पूरा करना है। तो बिल्कुल मेघा के पिता ने जिम्मा उठाया मेघा के सपनों को पूरा करने का। समाज के लोगों ने उन्हें रोका भी, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी बेटी से केवल यही कहा, मेघा तुम्हें जो करना है वो करो, अपने सपनों को पूरा करो, ताकि मैं इस समाज को बता सकूं, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं जिस मेघा को तुम रोक रहे थे। आज मेघा उन्हीं परिवारों की बेटियों के लिए एक आदर्श है और बेटियां भी आज मेघा परमार के जैसा बनना चाहती हैं। मुझे हमेशा ये था कि मुझे कुछ अलग करना है। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं किया, तो पहला ख्याल यही आया कि वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। एक मशीन हमने बनाई है क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में प्रसाद के रूप में नारियल दिया जाता है। तो जो भक्तगण हैं वो नारियल फोड़ते हैं, अंदर का प्रसाद लेते हैं, लेकिन बाहर की कोई के लिए कोई नहीं सोचता क्या करना है, तो लोग देख के आगे निकल जाए। अयोध्या जैसे सबको पता है, हम हिंदुओं का ताज सिर्फ राम भगवान का घर नहीं बना है, पूरे इलाके का अपलिफ्टमेंट हुआ है। बेटियां अपने पिता की सबसे अच्छी दोस्त और पिता बेटी की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेघा परमार कभी एवरेस्ट नहीं चढ़ पाती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले के एक गांव भोजगर की मेघा परमार ने सपना देखा कुछ अलग करने का। लेकिन जब गांव छोटा हो तो सबको पता चल ही जाता है कि बेटी आखिर क्या चाहती है। और हमारा समाज आज भी बेटियों को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित रहता है, चाहे बेटियां कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं। लेकिन मेघा के पिता को भरोसा था अपनी बेटी पर कि मेघा अपने सपनों को पूरा कर ही लेगी। अगर ऐसा ना होता तो रीढ़ की हड्डी में चोट होने के बावजूद भी
मेघा के पिता अपनी बेटी को एवरेस्ट फतेह नहीं करने देते, क्योंकि आज भी बेटी की शादी करना और उसकी विदाई करना हर पिता का सपना होता है। हालांकि पिता को डर था कि अगर मेघा को कोई गंभीर चोट लग गई तो क्या हो, लेकिन उसके बाद भी मेघा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, सबको समझाने का प्रयास किया और एक बार जब एवरेस्ट को फतेह कर लिया तो चुनौतियां कम होती गई, लोगों का साथ मिलता गया और दुनिया की हर चोटी पर तिरंगा लहराने का जज्बा और भी मजबूत होता गया। अमूमन पहाड़ डराते हैं, बर्फीले पहाड़ जहाँ दूर दूर तक कोई दिखे ना, किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो, ये भी डराता है। और जब माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो डर ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। मेघा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करके आई हैं, मध्य प्रदेश के मान और सम्मान को बढ़ाया है। मेघा, डर नहीं लगा था? नहीं। क्यों? मतलब हर किसी को डर लगता है, और इतना बड़ा पहाड़, बहुत से लोग उसके बारे में बहुत सी बातें सुन भी चुके हैं, हम लोग, आपने भी सुनी होंगी, उसके बाद भी वहाँ तक जाने की कोशिश करना। मुझे हमेशा ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, और जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं किया, तो पहला ख्याल यही आया था कि वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। अब मेरे भी दो हाथ पैर है, तब मुझे डर नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सोचते समय नहीं डरते तो आपको करते समय भी फिर डर नहीं लगता। डर स्टार्टिंग में होता है, फिर तैयारी की और फिर परिणाम आपके सामने है। मेघा सीहोर जिले के भोजनगर की रहने वाली हैं। बहुत छोटा सा गांव है, अमूमन उसके बारे में पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब मेघा माउंट एवरेस्ट फतेह करके वापस लौटी तो बड़ी संख्या में लोग इनसे मिलने पहुंचे, इनके माँ बाप से मिलने पहुंचे। आपके पिताजी शायद खेती करते हैं, अभी भी खेती करते हैं, तो कैसा लगा जब आप फतेह करके वापस आई? तो मेरे पिताजी किसान हैं, और मतलब मेरे गांव को या मुझे या कोई जानता ही नहीं था कि भोजनगर भी मध्य प्रदेश में एक जगह है। सीहोर जिला एक छोटा सा जिला है जहाँ छोटा सा गांव है, पापा खेती बाड़ी करते हैं, और मेरे पिताजी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बच्ची ये काम करेगी। जब मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई, पिताजी को हम मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमें कुर्सी से खड़े होकर नाम से पुकारते हैं, मेरे गाँव को जानते हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट तब लगा था जब मेरे घर पे मेरे पिताजी को भी ये लगा था, जब मेरे पिताजी से प्रेरणा लेकर, मुझसे प्रेरणा लेकर बहुत सारी बच्चियां आई थी कि अब उनको भी हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करना। और उनके पापा भी मेरे पापा से इंस्पायर होकर बहुत सारी बच्चियों के पिताजी आए थे कि अब हमें बच्चियों को मेघा जैसा या अलग फील्ड में मुझसे भी बेहतर बनाना है। तो आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको इतना बढ़ाने के लिए आपके पिताजी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि हम देखते हैं इस टाइम में कि, और कुछ गांव में भी देखते हैं, कुछ शहरों में भी देखते हैं जहाँ लड़कियों को बढ़ने से रोका जाता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ की आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर, ऐसा ही होता है। गाँवों में ये शहरों के मुकाबले ज़्यादा कठिन होता है बच्चियों को बाहर निकलना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हमेशा पीछे धकेलते रहते हैं। जैसे मेरे पिताजी हमारे रिश्तेदारों से छिपा के रखते थे कि मेरी बच्ची माउंटेनियरिंग की तैयारी कर रही है या वो पहाड़ों पर जा रही है, क्योंकि मैं बताती हूँ, जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी ट्रेनिंग के दरमियान, तब मेरे पिताजी ये डर गए थे कि कमर टूटी छोरी से कौन ब्याह करेगा बेटा, इतना डर गए थे वो कि पूछिए मत। और जब मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए गई, एक बच्ची को इतनी दूर भेजना, 2-2 महीने तक पहाड़ों का सफ़र करना और सबके ताने सुनने के बाद इतनी हिम्मत बढ़ाना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझसे पहले मेरे पिताजी को सलूट करना चाहिए और उन हर बच्ची के पापा को सलूट करना चाहिए। चेहरे पर स्माइल होती है, दिल में दर्द होता है और मन में डर होता है। हाँ, जब अपनी बेटी को ऐसे भेजते हैं अपने से दूर दूसरे देश में और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। सर, जब मैंने माउंट एवरेस्ट का सोचा था तब मेरे पापा भी यही बोलते थे, बेटा कहीं देखियो पहाड़ में। तो मैंने उनको जो मनाया था वो ये कहा था कि अरे पापा, मैं यदि माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब क्या सोचा है? 7 ऊंची चोटियां हैं, 4 लगभग आप फतेह कर चुकी हैं, 3 बाकी हैं। मुझे माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वैसे ही 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत है। पहले मुझे लगता था कि अरे माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया सब इजी है, पर नहीं। जैसे हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, वैसे हर पर्वत चोटी अपने आप में विशेष होती है और बहुत टफ होती है। तो मुझे उन पर भारत का तिरंगा लहराना है। तिरंगे के साथ शायद आप अपने आप को चैलेंज कर रही हैं अब तो। चैलेंज तो सर हर बार ही होता है। कई बार आपको 2-2 दिन तक पानी नहीं मिलता है, डिहाइड्रेशन बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच चुका होता है, चेहरा पूरा झुलस चुका होता है। मैंने वो पिक्चर्स भी आपकी देखी हैं जब आप वापस लौटी थी, पीएस से मिलने के लिए गई थी, तो आपके चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स पड़ गए थे। जी, वो हम लोगों को सनबर्न हो चुका होता है। परिवार की बात की, चैलेंज की बात की, थोड़ा माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दीजिए। मैंने मूवी देखी एवरेस्ट, उसमें बैल्कनी के बारे में बहुत सुना है कि संसार की खूबसूरती दिखती है, लेकिन बैल्कनी में बस बैल्कनी नहीं है।
जी हाँ, वहाँ पे हमें बालकनी जगह है जहाँ थोड़ा सा स्लोप है, जहाँ आप हम लोग हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करते हैं। वहाँ से दुनिया गोल नज़र आती है, दुनिया के सारे माउंटेन्स छोटे छोटे नज़र आते हैं, पर उसी के साथ साथ वहाँ ढेर सारी डेड बॉडीज भी नज़र आती है। एक मठ भी है शायद, जब हम क्लाइंबिंग शुरू करते हैं, जब ब्रिज क्रॉस करते हैं, कैंप 1 तक पहुँचते हैं, उससे पहले जहाँ पर प्रार्थना करके निकलते हैं। जी हाँ, हम लोग हमेशा कुंभू ग्लेशियर की पूजन करके जाते हैं, चाहे वह भारत के हो, नेपाली क्लाइंबर हो या दुनिया के किसी भी कोने से आप किसी भी धर्म के हो। बिना शेरपा के असंभव है। शेरपा को लेकर क्या कहेंगे? आज तक किसी भी क्लाइंट ने बिना शेरपा के माउंट एवरेस्ट को सबमिट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो माउंटेन के असली हीरो हैं। उनके पास आमदनी का केवल एक ही साधन होता है कि साल में एक बार वो माउंट एवरेस्ट फतह करेंगे और तब उनके क्लाइंट से जो फीस आएगी वो उनको मिलेगी, मात्र नेपाली 2 लाख रुपए। एक बार चीन फिर से माउंट एवरेस्ट की जो लेंथ है उसको नापने की कोशिश कर रहा है, तो क्या लगता है ये टैक्टिक्स हैं? जैसे हर बार से भूकंप आया या कुछ भी हुआ, उसके बाद हमेशा एवरेस्ट को या इन चीज़ों को नापा जाता है, और चीन हमेशा ये दावा करता रहता है कि जितना पूरे विश्व का हक है उतना ही हक चाइना साइड का है। क्या दिक्कत क्या होती है, और क्या मतलब नेपाल साइड से भी गई हो आप, चीन और दोनों में अंतर क्या है? ज़्यादा वैल्यू यदि देखी जाए तो वो नेपाल साइड के रूट के, क्योंकि ये बहुत टफ रूट है। कुंभू ग्लेशियर है, वहाँ बेस कैंप तक गाड़ियाँ चली जाती है, पर वहाँ बिल्कुल सीधा स्ट्रीट रास्ता है एकदम। और चाइना साइड क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, फूड प्रॉब्लम होती है, और वहाँ सपोर्टिव स्टाफ नहीं होता जैसा इधर होता है। तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है, पहाड़ तो आपके विपरीत है ही, वहाँ पे प्रकृति तो विपरीत है ही, लोग भी वहाँ आपके विपरीत हो जाते हैं। आखिरी सवाल, अपने जैसी लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहूँगी कि बहुत सी लड़की हैं जो सपने देख रही हैं, तुम्हें सुनने के बाद, तुम्हें देखने के बाद उनके सपने पूरे हों? मैं पहले तो हर बच्ची के पापा से कहती हूँ, उनके पिताजी लोगों से कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को आज़ादी दे, यदि वो उन्हें पंख तो दे उड़ने के लिए। और फिर जब बच्चियों से बात करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझसे लाइन बोली थी कि बेटा तू जो भी कर दे बस या सोची कर दे, तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम होएगा, तू बुरो करेगी तो भी मारो नाम होएगा। मतलब बच्चियाँ, आप केवल आप अकेली नहीं हो, आपके साथ आपका देश, आपके परिवार, आपके पिताजी, आपके समाज, सबका नाम जुड़ा है। और जब हम ये सोच लेते तो हम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर देते। तो आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कीजिए और अपने आप से बोलिए, जब तक आप उसे पा नहीं लोगे तब तक छोड़ोगे नहीं, पक्का आप एक दिन बहुत अच्छा अचीव कर लोगे। हमारे समाज में बहुत सी बेटियां हैं जो सपने तो देखती हैं लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि कोई उन सपनों को पूरा करने में उन बेटियों की मदद नहीं करता। लेकिन ऐसा मेघा के साथ नहीं हुआ। मेघा के सपनों को पूरा करने के लिए उनके पिता हर कदम मेघा के साथ खड़े रहे, और यही कारण है कि मेघा आज भी अपने आप को चैलेंज कर रही हैं। मेघा कह रही है कि उसे वर्ल्ड की 7 चोटियों पर चढ़ना है, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ने की शुरुआत से पहले ही उसने एवरेस्ट को फतह कर लिया था। समाज के लोगों को, समाज के उन लोगों को जो बेटियों को हमेशा पीछे ढकेलते हैं, उनके सपनों में रोड़ा अटकाते हैं, उनको तो मेघा पहले ही हरा चुके, क्योंकि मेघा के पिता मेघा के साथ थे। तो आज भी बहुत से ऐसे लोगों की ज़रूरत है, बहुत से ऐसे पिताओं की ज़रूरत है जो उनकी बेटियों को सपने जो देखती हैं उनकी बेटियां, उसे पूरा करने में उनकी मदद करें। क्योंकि मेघा ने जो सपने देखे, हम बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे समाज में हम देखते हैं, हम अपने शहरों में देखते हैं कि महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना है, लेकिन बेटियों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उन्हें कम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटियों को अपने घरों में मजबूत करने की। बेटियां जो सपना देखें उन्हें पूरा करने में पूरा समाज बेटियों के पीछे खड़ा हो। तो ये तो बात थी मेघा की, और मेघा की बात के साथ ही वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको अयोध्या का भोपाल से संबंध दिखाएंगे। भोपाल के जो शोभित हैं उनका संबंध अयोध्या से जुड़ गया है। हर कोई अपने आराध्य श्री राम को से मनोकामना भी मांगेगा, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने हिसाब से कोई धन चढ़ाएगा, कोई खाने का सामान होगा, कोई 56 भोग लगाएगा। लेकिन शोभित में चिंता दूसरी की है। शोभित को चिंता है भगवान राम के साथ अयोध्या के पर्यावरण की सुरक्षा की। अयोध्या में जब राम जन्म जो स्थान है, जब भव्य मंदिर बनेगा तो वहाँ पर गंदगी ना फैले, इस बात की चिंता शोभित कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आप ज़रूर देखें कि शोभित क्या करके, कैसे करके श्री राम के चरणों में अपनी उस मशीन को अर्पित करेंगे जो अयोध्या के पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता करेगी।
है।